पता होगा कि वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल इशू बन चुका है। वाटर स्कार्सिटी 3 से 4 जो पर्सपेक्टिव से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो हमारा जो वाटर है वो सारे का सारा फ्लो करता है फ्रॉम इंडियन साइड। सो इन दैट वे वी आर लोअर राइपेरियन कंट्री एंड दे आर अपर राइपेरियन कंट्री। तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का, ये ओवरऑल वर्ल्ड का जो एक वेदर पैटर्न है वो डिटीरियोरेट होता जा रहा है। सो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल वाटर एग्रीमेंट्स क्या हैं, प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज और किस तरह से ये कर रहे हैं। अगर हम वाटर को देखते हैं तो सबसे पहले जी हिमालयन और कराकोरम माउंटेन रीजन में आता है, जिसमें ज़्यादातर ग्लेशियल मेल्ट वाटर है और मूनसून की रेन होती है। एंड दिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान वाटर रिसोर्स। और पाकिस्तान में मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इसमें चिनाब है, झेलम है, सतलुज है। फिर उसके बाद ये किस में चला जाता है, नीचे अरेबियन सी में। सो इट फ्लोज फ्रॉम पंजाब, देन इट गोज इनटू केपी, देन सिंध। देन उसके बाद दो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से आता है। एक साइड से आपके पास अफगानिस्तान वाली साइड से आ रहा होता है और दूसरी साइड पे इंडिया वाली साइड से आ रहा है। सो इट मेक्स द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान वाटर सिस्टम। हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो 3 मेजर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। दो क्या है कि आपके पास विद इन द स्टेट्स हैं, और एक आपके पास हमारा आउटसाइड है। पहला एग्रीमेंट आपके पास ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पंजाब, भावलपुर और बीकानेर स्टेट्स जो थी उनके दरमियान सतलुज और ब्यास जो रिवर है उनके दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हुआ था। दूसरी साइड पे आपके पास जो पहली ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी में आपके पास ये डिसाइड किया गया था कि तीन दो दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 3 आपके ईस्टर्न रिवर होंगे और 3 आपके वेस्टर्न रिवर होंगे। ईस्टर्न साइड पे आपके पास रावी था, ब्यास था, सतलुज था। अब रावी जो है वो प्राइमरीली या प्रीडोमिनेटली नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है, इसमें आपके पास वाटर है ही नहीं। दूसरी साइड पे आपके पास इंडस है, झेलम है और चनाब है। तो इन तीन पे ये डिवाइड हुआ कि इंडिया जो है 3 ईस्टर्न रिवर्स पे अपना कंट्रोल रखेगा और पाकिस्तान जो है 3 वेस्टर्न जो रिवर्स हैं उन पे कंट्रोल रखेगा। और वाटर जो है आपके पास पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसके थ्रू डिवाइड किया जाएगा। तीसरा आपके पास मेजर एग्रीमेंट आता है विद इन द प्रोविंशियल वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान एक फार्मूला हुआ था। और वाटर अपॉर्शनमेंट में आपके पास ये एक डिवीजन थी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर रह जाए तो आपके पास इसको देख लीजिएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मेजर शेयर है पंजाब को मिल रहा है, देन सिंध को, देन केपी को और बलूचिस्तान को। सो वन ऑफ द मेन रिजर्वेशन कम्स फ्रॉम केपी एंड बलूचिस्तान दैट दे आर नॉट गेटिंग एज मच वाटर एज दे शुड। एज वेल एज सिंध ये कहता है कि आपके पास हमें वाटर ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसमें जो उनका रबी का शेयर है वो बहुत कम है आपके पास। अब पंजाब इसमें ये क्या कहता है, पंजाब कहता है कि पाकिस्तान का जो एक ब्रेड बास्केट है, 80% आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे आपके पास एक्सटेंसिव इरिगेशन नेटवर्क मौजूद है, जिस वजह से वाटर की एलोकेशन है वो जस्टिफाइड है। फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट वो देता है कि आपके पास पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और उसके लिए आपके पास वाटर रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। लिहाजा आपके पास प्रोविंस ये कहता है कि अगर वाटर शेयर को कम करता है तो उसके सिवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और पंजाब ये भी चाहता है कि आप पास जो काला बाग डैम है उसको बनाया जाए, नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, ताकि जो ग्रोइंग वाटर की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। सिंध ये कहता है कि आपके पास इंडस वाटर हिस्टोरिकली उनका है, क्योंकि वो विद इन पाकिस्तान वो एक लोअर राइपेरियन है, यानी पंजाब से नीचे पानी जा रहा है। कि आपके पास वो कहते हैं कि सेंचुरी से वी आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो अप स्ट्रीम की डेवलपमेंट्स हैं, काला बाग बनता है या कोई और होता है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पानी आता ही नहीं है। इट इज़ ओनली रिटन इन द बुक्स दैट सिंध इज गेटिंग दिस मच वाटर, लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा।
फिर वो कहता है जी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आपके पास बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स किस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पास जो सिंध है उसके उस पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। फ्रेश वाटर वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सी वाटर इंट्रूजन हो रही है, मैनग्रेव जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, वाटर जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास इस वजह से काला बाग डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वाटर में स्टॉपेज आ जाएगा और मजीद वाटर उनको जो मिल रहा है वो आपके पास हो जाएगा कम। केपी कहता है जी आपके पास हमारे यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, और जितने भी अगर लार्ज डैम बनते हैं तो उसकी वजह से फ्लड्स और ज़्यादा आएंगे, स्पेशली काला बाग जिसमें मानसेरा है, नौशहरा है, कि अगर उसको हम करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, उस पर इम्पेक्ट आएगा। फिर रॉयल्टी डिस्प्यूट्स हैं कि आपके पास अगर वो रॉयल्टी क्या होती है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे आपके पास पैसे आते हैं या बेनिफिट्स आते हैं, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा ये एम्फेसाइज करता है कि चूंकि वो एक इरिगेशन नीड्स के लिए उसको पानी चाहिए, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसके पास भी एडुकेट वाटर एलोकेशन नहीं है फॉर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर लास्ट में आपके पास बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान में तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो पिक्चर है, यहाँ पे बिल्कुल वाटर स्कार्सिटी है, रिवर सिस्टम ही नहीं है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है आपके पास जिसमें वाटर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके पास क्या है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो कहते हैं कि हमें वाटर जो है वो ज़्यादा एलोकेट किया जाना चाहिए, एज वेल एज हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें कि अपना प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप कर सकें, और हम वी कैन बिकम मेजर कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब इसमें सबसे पहला जो प्रपोजल दिया गया था वो था आपके पास काला बाग डैम का। काला बाग डैम आपके पास प्राइमरीली क्या कर सकता है कि इट कैन रिजल्ट इन द 3600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोर 6.1 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। कहता है कि इट इज़ क्रूशल फॉर पाकिस्तान वाटर एंड एनर्जी स्कार्सिटी। जो हमने पहले देखा है कि जिसमें इंटर प्रोविंशियल यानी विद इन द प्रोविंसेस आपके पास जो डिस्प्यूट्स हैं, उस डिस्प्यूट में आपके पास बलोचिस्तान, केपी, सिंध, पंजाब, ओनली पंजाब इज इन द फेवर ऑफ मेकिंग दिस डैम। सो टेक्निकल स्टडी, फिजिबिलिटी सपोर्ट, फेडरल सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की तरफ से सपोर्ट होने के बावजूद काला बैग डैम जो है आपके पास इट रिमेन स्टॉल ड्यू टू द लैक ऑफ इंटर प्रोविंशियल कंसेंसस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट हैज़ बिकम सिंबल ऑफ ग्रेटर ब्रॉडर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन पाकिस्तान। अब जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो अलमिया है या जो एक क्राइसिस है, पाकिस्तान इज अमंग द 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, जिसमें ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एज द रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की इम्पेक्ट हो रही है। सो जो इनिशली जो आपके पास रिवर फ्लोज हैं आपके पास वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि पूरा वेदर पैटर्न जब चेंज हो जाएगा, फ्लड्स आएंगे, ड्राउट्स आएंगे, और आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो पे चली जाएगी, तो आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन होगी। फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होगी तो इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, पॉवर्टी आएगी, और उसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा। जब पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा तो आपके पास उसको टैकल करने के लिए ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगी, क्योंकि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन और हेल्थ है उस पर फोकस नहीं होगा, तो आपकी जो 35% यंगर पॉपुलेशन है वो क्या करेगी कि वो रिवॉल्ट करेगी, और आपके मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपके पास नेशनल इंटीग्रेशन के मसले आ सकते हैं। कि जैसे अब बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हार्डली देयर विल बी अ चांस फॉर एनी फॉरेन एलिमेंट टू कम एंड इंटरफेयर एंड चेंज द माइंड सेट ऑफ इंडिजिनस पीपल। सो इस वजह से एक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई थी जिसको इरसा कहा जाता है,
जो बेसिकली 1991 में मैंने पहले आपको बताया कि वाटर अकॉर्ड हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, जिसमें प्रोविंशियल डिमांड्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा। वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डाटा ट्रांसपेरेंसी, टेक्निकल कैपेसिटी, पॉलिटिकल प्रेशर। उसमें जो एलिमेंट ऑफ फेयरनेस है वो बिल्कुल आपके पास क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो इस चीज़ को अच्छा करने के लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स वो लेके आएंगे। कि सबसे पहले वाटर जो शेयरिंग फार्मूला है उसको अकॉर्डिंग टू द नई नीड एंड न्यू नीड्स उसको रीडिफाइन और रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, ताकि मॉडर्न जो आपके पास टाइम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इसको क्या किया जा सके, कि बनाया जा सके। फिर उसके बाद जो मेजर चैलेंज है वो आपके पास ट्रांस बाउंड्री इशू है। ट्रांस बाउंड्री मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द वाटर सिस्टम दैट originates from the part of India, then it comes into the Pakistan, then it goes into the Arabian Sea। अब इसमें मसला ये है कि इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास किशन गंगा डैम और डैम बना रहा है, जिसकी वजह से आपके पास कश्मीर भी यहाँ पे है। क्योंकि कश्मीर पे भी वन ऑफ द रीज़न, जब हम उसको पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वाटर रिसोर्सेज पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसको मजीद इंटेंसिफाई करता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वाटर इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पब्लिक अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पहला जो वाटर यहाँ से आपके पास कम आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% वाटर आपका जो है वो लॉस हो रहा है उसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में चीज़ें मौजूद नहीं है। फ्यूचर सिनेरियोज क्या है कि अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं आता, पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आती, रीजनल कोऑपरेशन नहीं आता, तो आपके पास ये जो सस्टेनेबल इक्विटेबल वाटर मैनेजमेंट है, इसकी तरफ हम नहीं जा सकते। क्योंकि इंटर प्रोविंशियल डायलॉग की हमें ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच होनी चाहिए। अडॉप्टेड स्ट्रेटजीज नहीं है, यहाँ पे पब्लिक इंगेजमेंट नहीं है। और इसमें इन सारे एलिमेंट्स के ना होने की वजह से जो इंडस वाटर ट्रीटी है आपके पास, वो एक बज़ वर्ड बन चुका है। वहां पे बैलेंस आपके पास हो ही नहीं रहा कि चीज़ों को हमने बैलेंस किस तरह से करना है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसका बैकग्राउंड था, जिसमें मजीद अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि आपके पास 1960 में होता है, फिर सितंबर में ये ट्रीटी साइन हुई थी। और ये मैं आपको दोबारा, ईस्टर्न रिवर्स थे, वेस्टर्न रिवर्स थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है वो इस पे बना रहा है। अब इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया उस चीज़ को मद्देनजर रखता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। तो हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी है, इस वजह से अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को, ग्रोथ को और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस ज़्यादा से ज़्यादा किशन गंगा डैम है, फिर उसके अलावा और डैम्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ट्रीटी को रिवाइज किया जाए। बिकॉज सिंस 1960 आपके पास चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान कहता है कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो वाटर वेस्टर्न रिवर्स पे डिपेंडेंट है, और इस्लामाबाद ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास चिनाब और झेलम रिवर पे जो आप डैम्स बना रहे हैं, उसको बजाय आर्बिट्रेशन के आप एक स्टेटस को मेंटेन करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं कि आप खुद ही से इसको लेके चल रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, पाकिस्तान जो है वो एक जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दैट इज हैपनिंग इन कश्मीर। और ये वाटर इशू जो है आपके पास और डैम कंस्ट्रक्शन का जो इशू है, इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर ग्रेव विद ईच पासिंग डे। क्यों? डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास। अब ये जो ट्रीटी है, इसने क्या किया है कि आपके पास इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब जैसे लास्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस और इकोसिस्टम जो इम्पेक्ट हो रहा है, इन चैलेंज की वजह से हमें एक परमानेंट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ कि डू वी हैव द नीड टू रिवाइज इंडस वाटर ट्रीटी, तो आपका ये क्वेश्चन, आपको ये बताना चाहिए कि नहीं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि इस ट्रीटी को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ये जी तीन आपके पास मेजर कंट्रोवर्सीज हैं। बल्गेयार प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पे, किशन गंगा प्लांट है झेलम रिवर पे, कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे भी नीलम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उस पे आपके पास ये प्लांट्स बना रहे हैं या डैम्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आपके पास वाटर का जो एक स्टेटस को है, यानी जो पहले चल रहा है, वो आपके पास डिस्टर्ब हो चुका है। अब पाकिस्तान की कंसर्न क्या है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, वाटर शॉर्टेजेस आ जाएंगी, फिर एक वाटर वॉरफेयर स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। जी बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि रीजनल डेवलपमेंट जो है आपके पास वो खत्म हो जाएगी। अब इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आपके पास जो अपर राइपेरियन स्टेट है, वो डाउन स्ट्रीम कंट्री का वाटर जो है वो नहीं रोकेगा और इक्विटेबल यूटिलाइजेशन होगी, यानी उनको भी इतना वाटर मिलेगा और इनको भी मिलेगा। और सब्सटेंशियल। कोई सिग्निफिकेंट हार्म जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। सो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है कि आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लेके आए, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम लेके आए, वाटर रिसाइकलिंग लेके आए, आपके आपके पास ये इश्यूज जो हैं वो रियल टाइम में लेके आए। अब पब्लिक परसेप्शन इसकी क्या है कि एक आपके पास नेशनलिस्टिक नैरेटिव्स बन चुके हैं, बजाय इसके कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें। और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक की वजह से इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी आपके पास जो सोल्यूशन है उसकी तरफ ये नहीं जा पा रहे। अगर फ्यूचर सिनेरियोज की बात करते हैं तो एक स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। रीनिगोशिएशन भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों थर्ड पार्टी मीडिएशन का बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटी ये क्लैप्स करती है तो आपके पास वाटर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकते हैं, इवन न्यूक्लियर वॉर भी आपके पास हो सकती है जी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कोलैबोरेटिव रिसर्च, नॉलेज एक्सचेंज और रीजनल डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। अब जो दूसरा मेजर इशू आता है आपके पास, वो है आपके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है 626 किलोमीटर है, शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज हैं। काबुल आपके पास जो रिवर सिस्टम आता है, ये आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से आपके पास पंच रिवर आता है, फिर आपके पास चित्राल रिवर आता है। सो काबुल रिवर यहाँ से आपके पास पाकिस्तान में इंटर होता है। उसके बाद क्या है जी, ओरिजिन हिंदू कश माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें पंजशेर है, कुन्नार है, लोगर है। देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड अफगानिस्तान बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान केस प्रोविंस। इट इज़ क्रूशियल फॉर बोथ कंट्रीज इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। पाकिस्तान में आपके पास सीवियर वाटर स्कासिटी है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, 1000 से भी कम आ चुका है। अफगानिस्तान ऑल्सो स्ट्रगल विद वाटर एक्सेस। शेयर चैलेंजेस क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्लाइमेट चेंज है और इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है। अब मसला ये है कि यहाँ पे कोई लैक ट्रीटी इनके पास मौजूद नहीं है, कि फॉर्मल वाटर शेयरिंग फार्मूला नहीं मौजूद।
दोनों कंट्रीज अपनी अपनी डेवलपमेंट करती जा रही हैं, फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई हैं, नेगोशिएशन नहीं हो पा रही, और इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आई तो हैं लेकिन वो फेल हुई हैं। अफगानिस्तान ने क्या है, डिफरेंट काबुल रिवर्स पे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आपके पास जो डाउन स्ट्रीम में वाटर है वो इम्पेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक्स इश्यूज भी आ रहे हैं, जिसमें रिड्यूस वाटर फ्लो है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आ सकता है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पेक्ट होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या है कि दिस इज द पोटेंशियल पॉइंट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। रिसोर्स कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, डायलॉग नहीं है यहाँ पे, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें ड्यूरन लाइन बॉर्डर का इशू इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है, और रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो एट स्टेक आ चुकी है। समझें, याद ना करें, समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। देन ग्लेशियल मेल्ट, और ये मैंने आपको पहले बता दिया है। डेटा शेयरिंग इनके दरमियान नहीं है, टेक्निकल कैपेसिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज हैं। अब इंटरनेशनल लॉ का पर्सपेक्टिव क्या है कि आपके पास यूएन वाटर रिसोर्स कन्वेंशन है कि इक्विटेबल वाटर रिसोर्स यूज होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद लेंथ्स की रूल्स हैं कि आपके पास रीजनेबल और इक्विटेबल यूटिलाइजेशन की बात करता है। फिर बर्लिन रूल्स, जो नए रूल्स हैं, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वाटर शेयरिंग में वो होना चाहिए। फिर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। सो इस वजह से क्या है कि आप जॉइंट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, एनर्जी शेयरिंग की तरफ जाएं, डाटा शेयरिंग की तरफ जाएं, ताकि आप वाटर जो है उसको एज अ शेयर्ड रिसोर्स के तौर पे यूज़ कर सकें। और यहाँ पे आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनडीपी है, वाटर एड है, वाटर है, उसके बाद जो यूएन वाटर मैकेनिज्म है, वो फैसिलिटेशन, टेक्निकल असिस्टेंस और फंडिंग के थ्रू यहाँ पे दोनों कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी की तरह हो सकती है, ब्राज़ील पैराग्वे वाटर एग्रीमेंट है। फिर उसके बाद मेकॉन्ग रिवर कमीशन था, कि उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस तरह की कोई ट्रीटी जो है वो कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है जी, बायलैटरल ट्रीटी है, रीजनल अप्रोच है, क्लाइमेट अडाप्टेशन है, और कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है जी। सो ये क्या था जी, वाटर का इशू था, और इसको आप इस तरह से कर लीजिएगा। स्टैट्स वगैरह मजीद इस पे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वैल्यू एडिशन आपने खुद करनी है। अब पाकिस्तान में क्या है जी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी अप्रोच, दो तरह से सिक्योरिटी को देखा जाता है। एक आपके पास क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मॉडल है, और एक आपके पास नॉन ट्रेडिशनल। 1947 से आपके पास मल्टीपल वॉर्स हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वॉर हुई, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी डेवलप हुई। सोवियत अफगान वॉर थी, फिर दोबारा आपके पास वॉर स्टार्ट हो जाती है, फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है। दो तरह के आपके पास थ्रेट्स होते हैं। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या है कि जो डायरेक्टली आपके पास फिजिकली अटैक करते हैं, जैसे इंडिया है। नॉन ट्रेडिशनल क्या है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमी है, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, सोशल इनक्वालिटीज हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे उसमें आते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्लाइमेट चेंज है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। मेरे ख्याल में इन पे मजीद डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑन गोइंग आपके पास टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है। अब पाकिस्तान में जो सबसे पहले आपके पास एक मेजर जो पैराडाइम या वाटरशेड जिसे मूवमेंट कहते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, जिसने सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है ह्यूमन सिक्योरिटी की, उसको वाइडन किया था। उसने कहा था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सिक्योरिटी that includes both traditional and non-traditional security elements, they are important in the modern era। जिसमें अगर आप पीस एंड कनेक्टिविटी लेके आनी है तो आपको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जरूरत है। नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी लेंसेज को आपको देखना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज अ कॉर्नरस्टोन है, जिसमें उन्होंने बात की थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। सो इसके थ्रू जब तक आप इसको अच्छा नहीं करेंगे, तब तक इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप कोई
मीनिंगफुल चेंज जो है वो लेके आए। फिर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, जिसमें हम इस इंशाल्लाह जब करंट अफेयर्स में जाएंगे तो उसको डिटेल में भी देखेंगे। वाटर सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं, रिफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की तरफ जाएं। फिर साइबर सिक्योरिटी जो है उसको आप एड्रेस करें, जिसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। क्योंकि दुनिया जो है अब आपके पास एक फेक न्यूज़ एरा में रह रही है, कि अब आपको पता नहीं होता कि क्या आपके पास रियल न्यूज़ है और क्या फेक न्यूज़ है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब तक आप इसको काउंटर नहीं करेंगे तब तक आपके पास यही बेसिक है, यही बेसिक है जी, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट है, जिसमें एजुकेशन के लिए आप अच्छा करें, उसको हेल्थ केयर को अच्छा करें, पॉवर्टी रिडक्शन करें, जेंडर इक्वलिटी लेके आएँ। फिर फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस करें, ये आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें एग्रीकल्चर इनोवेशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, वही जो हमने पहले सारा देखा था उसको आप यहाँ पे लेके आइएगा। देन एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि आप एनर्जी जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसमें की इनिशिएटिव्स क्या थे, सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, विंड की तरफ जाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, बर्निंग ऑफ जो फॉसल फ्यूल्स है उसको आप क्या करें, कम करें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एनर्जी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। देन रीजनल कनेक्टिविटी है, जिसमें सी पैक है, जिसमें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ, दूसरी आसियान कंट्री के साथ, ट्रांजिट हब डेवलपमेंट है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नॉलेज अब हमने पढ़ लिया हुआ है, जिसमें SCU है, SCO है, सार्क है, ECU है, उसका आप रेफरेंस, तो इस तरह आप नॉलेज को क्या करेंगे कि आप कंबाइन करके आप यूज़ करेंगे। फिर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के दरमियान एक बैलेंस लेके आना है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, बट दैट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब के दरमियान एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा। ये जी कुछ इसमें आपके पास मसले हैं कि रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है कि इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसकी भी ज़रूरत है, जैसे काउंटर टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है। इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, और उसके जो आउटकम्स हैं वो कुछ इस तरह से आपके पास होंगे। सो ये जी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि हमें सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या है कि हमें मीडियम टर्म में नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी तरफ जाएं। देन पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको फुली इंटीग्रेट करें, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करें, ताकि आपके पास क्या हो, रेजिलियंस हो। तो इस तरह आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को ख़त्म कर सकते हैं। सो ये एक हमारा जो स्मॉल सा जो एक था, जिसमें वाटर इशू को हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कुछ इसके साथ लिंक करके किया। अगर आप ये सिर्फ स्लाइड्स भी अच्छे से करते रहते हैं। इकरा पास पेपर का कोई एक क्वेश्चन इकोनॉमी का बताएं जो आपके पास हमने ना पढ़ा हो या डिफरेंट आया हो। कोई एक क्वेश्चन बताएं। कोई एक क्वेश्चन आप बताएं, हम उसको देख लेते हैं जी। इंशाल्लाह एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद पास पेपर की हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे ये नॉलेज बेस आपकी बिल्ड हो रही है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर कंप्रीहेंसिवली आता है, तो इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे। ठीक है जी, ये स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे चलेंगे।